टाइप्स ऑफ कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे प्रकार के कंपनीज है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी, इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक, सब्जेक्ट के लिंक को चेक करो, जिसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। ये टाइप्स ऑफ कंपनी का हेड है, ये एक एक, और हेड के अंदर अलग अलग प्रकार के कंपनीज है। तो सबसे पहले मैं आता हूं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। भारत में कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसमें दो प्रकार के कंपनीज है, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड। अच्छा, अनरजिस्टर्ड कंपनी तो हो नहीं सकता, क्योंकि भारत में जो अनरजिस्टर्ड कंपनी है वो ऑपरेट हो नहीं सकता। इसलिए दो प्रकार के हैं, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड। मैं हर जगह पे एग्जाम्पल दूंगा। इन लोगों ने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो कोशिश करूंगा खुद का एग्जाम्पल दूं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकार में आते हैं हम, स्टैट्यूटरी कंपनीज। नाउ ध्यान से सुनना। पहली बात तो, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी है जो पार्लियामेंट के थ्रू, लोकसभा राज्यसभा के थ्रू शुरू हुआ है। जैसे कि एलआईसी का नाम सुना होगा आपने, एसबीआई का नाम सुना होगा, आईसीआईसीआई का नाम सुना होगा, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे स्टैट्यूटरी कंपनीज है। नाउ जो स्टैट्यूटरी कंपनीज है, इनको एक फायदा ऐसा है कि इनको अपने नाम के अंत में लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। बट ये कंपनी अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी विधानसभा, विधान परिषद मिलकर भी खोल सकते हैं, और पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर भी खोल सकते हैं। लेकिन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले लो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना अलग कायदा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 है, एलआईसी का अपना एक्ट है, आईसीआईसीआई का अपना एक्ट है। मतलब ये जो भी स्टैट्यूटरी कंपनी है, इनका अपना अलग कायदा रहता है। कंपनीज एक्ट 2013 से बढ़कर इनका खुद का भी एक्ट रहता है। तो ऐसे कंपनी बहुत कम है, क्योंकि पार्लियामेंट को देश चलाना है, कंपनीज नहीं। लेकिन 1955, आज से 60-70 साल पहले अपने देश में ऐसे कंपनीज नहीं थे, इसलिए इनको ओपन करना पड़ा। आज के तारीख में रेयरली कंपनी खुलता है, कुछ साल से तो मैंने देखा भी नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी है जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू होती है, जिसका अपना अलग कायदा रहता है, जिसके नाम के अंत में लिमिटेड डाला नहीं तो भी चलता है, ठीक है। दूसरा, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी सिंपल सी भाषा में, भारत में सारे के सारे कंपनीज रजिस्टर्ड है। बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी ओपन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है। रजिस्टर्ड किसके पास किया जाता है? रजिस्ट्रार के पास। शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं? आरओसी। हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार है। भारत में 22 रजिस्ट्रार है। महाराष्ट्र में कंपनीज ज्यादा है तो महाराष्ट्र में 2 रजिस्ट्रार है, एक पूना में, एक मुंबई। एक तमिलनाडु में ज्यादा कंपनीज है तो 2 रजिस्ट्रार है। बाकी स्टेट्स में एक है, और ईस्ट साइड हो सकता है, आसाम साइड, ये साइड, एक दो स्टेट मिलाकर एक रजिस्ट्रार हो। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। नाउ इसके अगले वीडियो में मैंने प्राइवेट और पब्लिक का डिटेल्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन लिया है, तो यहां पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा, और प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिटेल्ड डिस्टिंग्विश अगले वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनी क्या है ना? प्राइवेट कंपनी यहाँ पे बोल रहे मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। नॉर्मली ये मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है 1 लाख रुपया, ठीक है ना, 1 लाख रुपीज, ये मिनिमम नॉर्मली प्रिस्क्राइब रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर्स पब्लिक में बेचे नहीं जा सकते, जिसके शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, और जिसमें कम से कम 2 मेंबर्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 होगा। और ये लोग पब्लिक से शेयर्स नहीं ले सकते, पब्लिक से डिबेंचर्स के तौर पर कर्जा नहीं ले सकते, इनके शेयर्स बिक नहीं सकते। इसका मतलब जो भी शेयर बाजार में कंपनीज है वो सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, ठीक है ना। और प्राइवेट लिमिटेड को कंपलसरी है अपने नाम के अंत में पीवीटी लिमिटेड, समझ में आया? नाम के अंत में उनको ये प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपलसरी है। इसका मतलब साफ है, जैसे तुमने रीड कर लिया कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है,
आपके बहुत सारे, जहां तक मुझे लगता है शाहरुख खान का रेड चिलीज है, ये जो भी प्रोड्यूसर्स है मूवी के, लगभग सबके प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। तो ये लोग शेयर्स पब्लिक में बेच नहीं सकते, इनके शेयर शेयर बाजार में आपको कभी नहीं मिल सकता, पब्लिक में नहीं बेच सकते तो शेयर बाजार बाजार में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। सो इनको नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड जरूरी है। दूसरा, पब्लिक कंपनी, ठीक है ना। सो पब्लिक कंपनी क्या है, सिंपल सी भाषा में जिनके शेयर्स पब्लिक में इश्यू किया जा सकता है। जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स पब्लिक में लाती है, टेक्निकल भाषा में उसको आईपीओ बोलते हैं। ये आईपीओ पहली बार कंपनी ने शेयर्स बाजार में लाए। अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, इसका मतलब वो उसको पब्लिक कंपनी का दर्जा मिलेगा। अब तक तो वो स्टैट्यूटरी कंपनी था, अभी वो पब्लिक कंपनी बन जाएगा क्योंकि उसने शेयर्स पब्लिक में लाए। आईपीओ जो है, प्राइवेट कंपनी आईपीओ नहीं कर सकता क्योंकि वो पब्लिक में शेयर्स ला नहीं सकता। सिर्फ कौन ला सकता है, पब्लिक लिमिटेड। सो पब्लिक कंपनी में शेयर्स ला सकता है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग होते हैं, पब्लिक कंपनी में 7 लोग होते हैं कम से कम। और it has a minimum paid up capital as may be prescribed. नॉर्मली मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी का 5 लाख होता है, प्राइवेट लिमिटेड का 1 लाख और पब्लिक लिमिटेड का 5 लाख। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट कंपनी शुरू करना हो तो 1 लाख से कम के तौर पर शुरू नहीं कर सकते। पब्लिक लिमिटेड में 5 लाख है तो 5 लाख के ऊपर ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है, पब्लिक से कर्जा ले सकता है, पब्लिक से शेयर्स का पैसा ले सकता है, और यही पैसा जो कंपनी को मिलता है, इससे कंपनी का कामकाज शुरू होता है। बाद में कंपनी के शेयर्स शेयर बाजार, खास करके इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जाते हैं, क्योंकि फिर उसको लिस्टेड होता है, शेयर बाजार में बेचा जा सकता है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस बिटवीन का जो अगला वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। ओपीसी, कंपनीज एक्ट 1956 में ओपीसी नहीं था, ये नया कंसेप्ट है। 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर है, वही डायरेक्टर है, ठीक है ना। बेसिकली ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन जो, जैसे एक आदमी है सोल ट्रेडर, किराना शॉप है, उसको नुकसान हो गया तो घर बार बिक जाएगा उसका। यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होता है, तो उसने 1 लाख रुपए शेयर्स का लगाया, ज्यादा से ज्यादा कंपनी बिक जाएगी, उसको घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि किराना शॉप का दुकान में घाटा हुआ, कर्जा देना बाकी है, तो दुकान बेच दिया जाएगा, कम पड़ा तो उसका घर का संपत्ति लाना पड़ेगा, घर का संपत्ति बेचा जाएगा। बट 1 पर्सन कंपनी में 1 लाख की कंपनी है, 1.25 लाख का घाटा हुआ, तो बस 1 लाख का कंपनी बेचो, 25,000 उसको घर से लाना नहीं पड़ेगा। वही सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब पटेल किराना वाला को 25,000 घर का संपत्ति बेच के लाना पड़ेगा। ये कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ, एक ही मेंबर है इसमें। और वैसे तो एक से ज्यादा डायरेक्टर भी रख सकते हैं, लेकिन अकेला इसमें मालिक है। साल में जो प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड के लिए कंपलसरी, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, वो ओपीसी ने, 1 पर्सन कंपनी का शॉर्ट फॉर्म ओपीसी है, वो नहीं रखा तो भी चलता है। क्या सबको ये समझ में आया, यस और नो? सबको यहां तक समझ में आया, यस और नो? ओके, आपकी आवाज नहीं यस। पहुंच रही, मैं आगे बढ़। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, अभी ध्यान से सुनना। एक कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, आपने पे किया 6 रुपया, आपको पे करना बाकी है कितना, 4 रुपया, ठीक है। तो क्या होता है, कंपनी घाटे में चले जाती है, कंपनी को कितना, 7 रुपीज पर शेयर का लायबिलिटी, मतलब घाटा है। लेकिन आप बताओ कि आपको एक शेयर के पीछे कितना रकम देना बाकी है, 4 रुपया। सो लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब एक शेयर का जो कीमत है उतना ही पैसा आपको कंपनी देना है। मतलब 7 रुपया पर हेड लॉस आ रहा है, लेकिन आप 4 ही दोगे, क्योंकि एक शेयर का बाकी का रकम 4 रुपया ही आपको पे करना है, इसके ऊपर आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इसको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बोलते हैं, कि एक शेयर होल्डर को जो एक शेयर का बाकी का रकम है उसके ऊपर देने की जरूरत नहीं है। सपोजिटली आपने पूरा का पूरा 10 रुपए पे किया, अब कंपनी को घाटा होता है, आपको कितना पे करना है, द आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि आपने शेयर का पूरा रकम कंपनी को दे दिया। अब आपको कंपनी को कुछ और रकम देना नहीं है। कंपनी घाटे में चली जाए, बंद हो जाए,
कर्जदार आए लेकिन शेयर होल्डर को अपने जेब से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। यदि उसने शेयर का पूरा पैसा दे दिया और यदि 6 रुपया ही दिया है, 4 रुपए देना बाकी है और कंपनी मांगती है तो ज्यादा से ज्यादा उसको 4 ही रुपए देना है, उससे ज्यादा देना नहीं है, जो कि एक शेयर का पूरा रकम का बाकी का भाग है जो बाकी था। तो इसको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बोलती है कि एक शेयर होल्डर को जो कंपनी के प्रति जवाबदारी है वो सिर्फ शेयर का पैसा है देना बाकी, उसके ऊपर उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपनीज लिमिट, अगला पॉइंट देखते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नाउ सबसे पहले तो ये कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट नहीं सर्विस रहता है, ठीक है ना। ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को लाइसेंस कंपनी भी हम बोल सकते हैं। इनको एक्सक्लूसिवली नहीं, कंपनी लाइसेंस कंपनी अलग है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है कि एक शेयर होल्डर गारंटी देता है कि सपोजिटली एक गारंटी दिया है शेयर होल्डर ने या एक मेंबर ने कि वो 1 लाख रुपए देगा यदि कंपनी बंद हो जाए। मतलब जैसे आप होम लोन लेते हो तो आपका फ्रेंड आपको गारंटी देता है बैंक को, यदि मैं बैंक का कर्जा नहीं भरूं तो मेरे दोस्त को कंपलसरी भरना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर होल्डर के बजाय मेंबर बोलो, मेंबर ने प्रॉमिस किया है कि वो 1 लाख रुपए देगा। नाउ कायदा समझो। पहली बात तो ये कंपनी प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस कल्चर चैरिटी स्पोर्ट्स, मतलब ऐसे टाइप के कंपनी प्रॉफिट के लिए नहीं शुरू होते, प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस लिटरेचर स्पोर्ट्स कल्चर के लिए शुरू होते हैं। तो ये जो लाख रुपए का प्रॉमिस किया है, यदि कंपनी घाटे में जाए तो उससे मांगा नहीं जा सकता। ये लाख रुपए तभी ही लागू होगा जब कंपनी बंद पड़े। यदि कंपनी बंद पड़ जाती है और कर्जदार को लाख रुपए देना बाकी है तो ही इस मेंबर को बोला जाएगा कि देख तूने गारंटी किया था कंपनी शुरू होते टाइम कि तू लाख रुपए देगा, अब तुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो गारंटेड रकम है जो मेंबर ने प्रॉमिस किया है शुरुआत में, कंपनी के शुरुआत में प्रॉमिस होता है, ये कंपनी को कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोलते हैं। नॉर्मली इसमें शेयर कैपिटल नहीं होता, गारंटेड रकम होता है जो कि मेंबर ने कहा है और ये रकम उसको देना ही पड़ेगा यदि कंपनी बंद पड़ जाए। कंपनी जब चल रही है तो उससे लाख रुपए मांगा नहीं जा सकता। तो आई होप आपको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी समझ में आया। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है क्योंकि गारंटी दिया तो आपको पे करना पड़ेगा, आप कहीं भाग नहीं सकते फिर, लेकिन आपको सिर्फ गारंटेड रकम देना पड़ेगा जो आपने प्रॉमिस किया है। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये तो बहुत खतरनाक टाइप हुआ। जैसे कि किराना शॉप, कि 1 लाख रुपए का किराना शॉप है, किराना शॉप बंद पड़ गया, घाटा हुआ। अब घाटा है 1.25 लाख रुपया, किराना शॉप की संपत्ति बेच दिया जाए लाख रुपए में, अभी भी 25,000 कम पड़ रहा है, तो ये 25,000 कहाँ से लाएंगे? उसके घर से। उसी प्रकार से आप शेयर होल्डर है, आपने 10 रुपए दिया, 10 रुपए में 6 रुपए दिया, आपको 4 रुपए देना बाकी है, कंपनी को घाटा हुआ, पर शेयर 7 रुपए लायबिलिटी आ रहा है, तो आपको 4 रुपए नहीं 7 रुपए देना पड़ेगा क्योंकि आपने अनलिमिटेड लायबिलिटी का चुना है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब जितना भी लायबिलिटी है पर शेयर बनता है। फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर है और 700 रुपए का लायबिलिटी है, कर्जा है, घाटा है, तो 700 डिवाइडेड बाय 100 शेयर, पर शेयर 7 रुपया, हर एक शेयर वाले को हर एक शेयर के पीछे 7 रुपया उस शेयर होल्डर को देना ही पड़ेगा क्योंकि उसने अनलिमिटेड लायबिलिटी चुना। अब सिंपल सा हिसाब है, अनलिमिटेड लायबिलिटी में पैसा कोई लगाएगा नहीं, क्योंकि मैंने पैसा लगाया तो हमेशा तलवार रहेगा कि मेरा लाख रुपए, तो यदि मैंने लाख रुपए कंपनी में लगाया और 1.25 लाख का घाटा हो गया, मेरा लाख रुपए तो जाएगा, ऊपर से 25,000 भी मुझे जेब से डालना पड़ेगा। समझ में आया? तो बेस्ट क्या कौन से कंपनी में अप्लाई किया जाता है? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स में क्या होगा, मैंने लाख रुपए कंपनी को दिया, कंपनी को घाटा हुआ, मेरा लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा जाएगा, घाटा 1.25 लाख का हुआ, मतलब लायबिलिटी 1.25 लाख का है, तो 25,000 मुझे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो मेरा लाख रुपए भी जाएगा, ऊपर से मेरे जेब से 25,000 भी मुझे देना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में नॉर्मली लोग पैसा नहीं लगाते हैं क्योंकि लोग डरते हैं कि कंपनी ने लॉस किया, घाटा किया, तो उन्होंने शेयर्स का तो पूरा रकम दिया है प्लस उनको ऊपर से देना पड़ रहा है, ये एक घाटा हो सकता है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं। होंडा मोटर कॉरपोरेशन जापान, ठीक है, होंडा मोटर कॉरपोरेशन जापान, ये एक
होंडा मोटर कॉरपोरेशन जापान होंडा कंपनी है। ये शुरू हुई थी 1948 को। अभी इंडिया में एक होंडा है, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स लिमिटेड। ये एक्टिवा बनाता है। आया समझ में? नाउ लॉजिक क्या है, ये बोलते ना फादर, ये सन, पिताजी और बेटा। तो एक कंपनी यदि दूसरे कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर्स ओन करता है, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो में, जो एक कंपनी है जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो में 100% शेयर्स ओन करता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को होल्डिंग बोलेंगे, जियो को सब्सिडरी बोलेंगे। बेटा जियो अलग कंपनी है, रिलायंस रिटेल अलग कंपनी है। उसी प्रकार से होंडा मोटर कॉरपोरेशन होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड में 100% ओन करता है, तो इसको होल्डिंग बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब्सिडरी। आया समझ में ये पार्ट? सो यदि एक कंपनी दूसरे कंपनी में 51% होल्ड करती है तो इसको होल्डिंग बोलेंगे, इसको गवर्नमेंट बोलेंगे। उसी प्रकार से यदि गवर्नमेंट गवर्नमेंट कोई कंपनी में 51% के ऊपर ओन करता है, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और HAL, ये दोनों कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई थिंक 80% के ऊपर ओन करता है, ठीक है ना। आई थिंक HAL में 87% ओन करता है। तो यदि गवर्नमेंट कोई कंपनी में 51% के ऊपर ओन करता है तो भेल, HAL, गेल, सेल, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है आज के तारीख में, गवर्नमेंट के जो शेयर्स है इस कंपनी में, इसको पब्लिक में बेच रहा है। जैसे पब्लिक में बेच दिया तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के शेयर्स खत्म हो जाएंगे। इसको टेक्निकल भाषा में डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आज के तारीख में गवर्नमेंट यही कर रहा है कि गवर्नमेंट के जो शेयर्स है पब्लिक लिमिट कंपनीज में, जो कि पब्लिक लिमिटेड में नहीं है, बेल तो वैसे उसके थोड़े बहुत शेयर्स है, 5-10% पब्लिक में है, लेकिन अभी गवर्नमेंट सोच रहा है कि बाकी का जो उनका 87% है पूरा का पूरा पब्लिक में इश्यू कर दिया जाए। तो BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, विल नो लॉन्गर बिकम अ गवर्नमेंट कंपनी, वो फुल फ्लेजेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगा। समझ में आया गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? यदि अच्छा गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट आधा स्टेट गवर्नमेंट आधा, ठीक है ना। सो कोई भी गवर्नमेंट इंडिया का यदि कोई इंडियन कंपनी में 51% शेयर होल्ड करता है तो उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। नेक्स्ट फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ है बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ऐसे टाइप के कंपनी को क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। समझ में आया? इंडिया में भी रजिस्टर्ड है लेकिन उसका बेसिक, नेस्ले ले लो, फोर्ड तो इंडिया में छोड़ के चला गया है, ठीक है ना, कैडबरी ले लो, ये सब फॉरेन कंपनीज है। आपका डोमिनोज ले लो, डोमिनोज इंडिया के बाहर की कंपनी है, उन्होंने इंडिया में अलग से कंपनी एस्टेब्लिश किया है। सो नेस्ले, बाटा, कई सारे लोग सोचते हैं वो इंडियन कंपनी, वो इंडियन नहीं, जहां तक मेरा नॉलेज है वो स्वीडन कंपनी है, स्वीडन या स्विट्जरलैंड, स्वीडन की है मुझे लगता है कंपनी, ठीक है ना। वर्लपूल, ये सब इंडिया के बाहर के ओरिजिनल कंपनी है। एप्पल, ठीक है ना, वो उनका रजिस्ट्रेशन वहां पे हुआ है अमेरिका में या स्वीडन में, बट हैज गॉट अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसको फॉरेन कंपनी बोलते हैं। नाउ डॉर्मेंट कंपनी, कंपनीज एक्ट 56 में डॉर्मेंट कंपनी जैसा कोई कंसेप्ट था नहीं, वो अभी लाया गया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डॉर्मेंट कंपनी क्या होता है। डॉर्मेंट कंपनी वो कंपनी है जो शांति से बैठा है, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। आया समझ में? पिछले 2 साल से, अब जैसे तुम लोग 2 साल से घर बैठे हो, तुम कॉलेज ही नहीं गए, डॉर्मेंट मतलब थोड़ा नींद में, शांत स्थिर, बोलते ना डॉर्मेंट, निद्रा अवस्था में। सो डॉर्मेंट कंपनी वो कंपनी है पिछले 2 साल में उसने खरीदी बिक्री बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर किया है, तो उसको डॉर्मेंट कंपनी बोलेंगे। तो उसको कब अप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हम लोग अभी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, 2 साल बाद करेंगे, 2 साल से हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, हम फ्रॉड कंपनी नहीं। अक्सर लोग फ्रॉड के लिए ऐसा कंपनी खोलते हैं, लेकिन हमारा नीयत साफ है, सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कि जैसे प्लास्टिक पे बैन हट जाए तो हम रुके हुए, वैसा टाइप का। सो डॉर्मेंट कंपनी वो कंपनी है जिसके पिछले 2 साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए और उन्होंने अप्लाई किया गवर्नमेंट को कि हमको डॉर्मेंट कंपनी, हमको बंद नहीं करना है, क्योंकि कंपनी शुरू करने का खर्चा लाखों में है।
इसलिए वो लोग ट्रांजैक्शन भविष्य में होंगे, फिलहाल नहीं है, तो उनको डॉर्मेंट कंपनी बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, लिस्टेड कंपनी। एक एग्जांपल देता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जब पहली बार शेयर बाजार 1985-86 के आसपास लाया था पब्लिक में, उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। शेयर बाजार तो बाद में आएगा, पहले आईपीओ। पब्लिक से पैसे लिए, ठीक है, उसके बाद रिलायंस के शेयर शेयर बाजार में खरीदी बिक्री शुरू हुआ। जिस दिन को, तुमने सुना होगा बर्गर किंग का शेयर इस साल आया था, जोमेटो का आया था शेयर, सुना था? सो बर्गर किंग और जोमेटो पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनीज नहीं थे, वो प्राइवेट लिमिटेड थे। अब उन लोगों ने शेयर आईपीओ के थ्रू पब्लिक से शेयर के पैसे लिए, उसके बाद उनके शेयर्स शेयर बाजार में खरीदी बिक्री शुरू हुआ। इसलिए जोमेटो, पेटीएम ले लो, ठीक है ना, बर्गर किंग ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लो, ये लोग सबके सब लिस्टेड कंपनी है, क्योंकि इनके शेयर्स शेयर बाजार में बिकते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं। लेकिन एलआईसी लिस्टेड कंपनी नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक आईपीओ लाया नहीं है, तो एलआईसी के शेयर्स आपको शेयर बाजार में मिलेगा नहीं। अब आप लोग बोलोगे सर कैसे पहचानने का कि ये इसके शेयर्स शेयर बाजार में? आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट में चले जाओ, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट में चले जाओ, या जो जी बिजनेस है, या सीएनबीसी आवाज है, या सिर्फ सीएनबीसी है, या ईटी नाउ है, इसमें आपने देखा है बिजनेस चैनल में नीचे कंपनी का नाम और शेयर का कीमत देखा लिखा रहता है, कभी देखा है? यदि देखा होगा, वो सारे लिस्टेड कंपनीज है, क्योंकि शेयर्स का दाम वहां पे मेंशन्ड है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जो शेयर बाजार में जिसका शेयर्स खरीदा और बेचा जा रहा है। इन कंपनीज ने आईपीओ पहले लाया, आईपीओ के बाद पैसा मिला, उसके साथ आज के तारीख में जब एक कंपनी आईपीओ लाती है, फॉर एग्जांपल आज 1 मार्च है, आईपीओ लाया, तो 9-10 मार्च के आसपास कंपनी के शेयर्स शेयर बाजार में बिकने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 9 मार्च से शुरू हो गया, 9 मार्च को कंपनी लिस्ट हुई, उसके बाद से कंपनी लिस्टेड बन जाएगी। समझ में आया? तो ये था लिस्टेड कंपनी। उसके बाद स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी, ये भी कंपनीज एक्ट 1956 में मेंशन नहीं था, ये कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन्ड है। ये क्या होता है? कोई भी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 50 लाख से कम हो, या जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो, वो प्राइवेट कंपनी हो या ओपीसी हो, इनको स्मॉल कंपनी का दर्जा मिल सकता है। स्मॉल कंपनी का दर्जा दो में से कोई भी एक ऑप्शन या दोनों ऑप्शन चलेगा। पहला ऑप्शन क्या है कि कंपनी का शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है। दूसरा नंबर, कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। यदि हाँ, तो इसको क्या दर्जा मिलेगा? स्मॉल कंपनी। ठीक है। फिर लास्ट में एसोसिएट कंपनी। बहुत सिंपल है इसको समझना। मैंने होल्डिंग सब्सिडरी का एग्जांपल बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यदि, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यदि जियो में 51% के ऊपर ओन करेगा, तो रिलायंस को क्या बोलेंगे? होल्डिंग बोलेंगे, करेक्ट। और जियो को क्या बोलेंगे? सब्सिडरी बोलेंगे। लेकिन यदि 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 कोई कंपनी से ए कंपनी में, इसका एग्जांपल ले लू ना, सपोजिटली, ये है नहीं फैक्ट लेकिन बता रहा हूं, वैसे तो जियो पे 100% मालिक रिलायंस है। यदि रिलायंस जियो पे 20% के ऊपर लेकिन 50% से कम मालिक है, तो जियो को रिलायंस का एसोसिएट कंपनी बोला जाएगा। सो ऐसा सोचो, बीवाईके कॉलेज यदि केटीएचएम कॉलेज में 51% के ऊपर ओन करता है, वैसे बीवाईके कॉलेज कंपनी नहीं है, केटीएचएम कॉलेज कंपनी नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल दिया कि यदि बीवाईके कॉलेज केटीएचएम कॉलेज के ऊपर दोनों कंपनी एज्यूम करो, बीवाईके कॉलेज केटीएचएम कॉलेज पे 51% से ज्यादा होल्ड करता है, तो बीवाईके को होल्डिंग बोलेंगे और केटीएचएम को सब्सिडरी बोलेंगे। लेकिन बीवाईके कॉलेज 21% ही होल्ड करता है केटीएचएम में, तो केटीएचएम को एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। समझ में आया? यदि एक कंपनी दूसरे कंपनी में 20-25% ही होल्ड करता है, तो दूसरी कंपनी को एसोसिएट बोलेंगे। यदि दूसरे कंपनी पे 51% से ज्यादा होल्ड करता है, तो उसको सब्सिडरी बोलेंगे। और यदि गवर्नमेंट उस कंपनी में 51% से ज्यादा होल्ड करता है, तो उस कंपनी को गवर्नमेंट बोलेंगे, जैसे कि बीएचईएल, बेल या
तुम्हारा HAL जो ओजर में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो गवर्नमेंट कंपनी है क्योंकि उसके सिर्फ 13% पब्लिक में, बाकी 87% गवर्नमेंट के पास है। और नेक्स्ट है या आखिरी जो है कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट वो कंपनी है जो अंडर सेक्शन 8 आता है। कंपनीज एक्ट 56 में सेक्शन 25 था। ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं, सेवा है। ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती। ये कंपनी का मूल उद्देश्य है कि लोक सेवा करना, इसलिए इनको लाइसेंस कंपनी भी बोलते हैं क्योंकि इन लोगों ने एक्सक्लूसिव लाइसेंस लिया है गवर्नमेंट का से नॉट टू यूज द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम। सो कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 के तहत आता है। इनको लाइसेंस कंपनी भी बोलेंगे। इनको नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग जो नफा करते हैं उसमें से यदि नफा करेंगे, इनका ऑब्जेक्टिव ऐसे सेवा रहता है, पर इन्होंने नफा किया तो ये लोग डिविडेंड नहीं बांट सकते, वो इन पर रोक लगाई गई है क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव सेवा है, नफा नहीं। तो इस प्रकार से हमने ये सारे कंपनीज एक एक करके मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया। ये पूरा लिस्ट है, आपने चार्ट लर्न कर लिया तो आपको पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी वीडियो देखना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको वीडियोस मिल जाएंगे लिंक को क्लिक करने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।